Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will be teaching you the next part of ecology and environment. Ecology and environment इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि 2 दिनों से हमने इसका क्लास नहीं दिया क्योंकि ये सारा जो है एक साथ लिंक है जो भी मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में अभी तक बोला है, जो भी मैंने आपको काजेज़ के बारे में बोला, IUCN के बारे में मैंने बोला, बायोडाइवर्सिटी मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है। ये सब कुछ मैन मेड के बारे में मैंने बोला, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ मास एक्सटेंशन के बारे में बोला था। ये सब कुछ एक साथ लिंक है, इसलिए यहाँ पर मैं ये लेकर आया हूँ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे रीजंस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इसमें कि बायोडाइवर्सिटी रीजन, विच वो क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। सबसे पहली बात। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें विच ऑफ विच नेक्स्ट जो पूछ सकते हैं वहाँ पर पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर स्पीशीज। इंडिकेटर स्पीशीज का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग पूछा जाएगा। एक स्पीशीज होती है जिसको बोलते हैं हम इंडिकेटर स्पीशीज। बोला जाएगा कि इंडिकेटर स्पीशीज बताओ कौन सी है इसमें से, या इंडिकेटर स्पीशीज का मतलब क्या है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि की स्टोन स्पीशीज जो है उस कौन सी स्पीशीज जो है की स्टोन स्पीशीज है। तो की स्टोन स्पीशीज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय की स्टोन स्पीशीज, की स्टोन स्पीशीज। इस यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री अबाउट इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। इन्वेसिव एलियन स्पीशीज ये आपके पहले ही जहन में आना चाहिए किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसमें, एग्जाम में। एक और चीज़ भी पूछ सकते हैं यहाँ पर, कीस्टोन स्पीशीज में पूछ सकते हैं, इंडिकेटर स्पीशीज में पूछ सकते हैं। हाँ, एंडेमिक स्पीशीज किसको बोलते हैं, एंडेमिज्म या एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती है। तो यहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको समझना ज़रूरी है सो दैट आपको क्या है क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। और आई होप आपने पिछला रिवाइज भी किया होगा जो संडे के दिन, ठीक है। तो चलो हम आज स्टार्ट करेंगे। रीज़न जो है, रीजंस फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना, इसके पीछे क्या रीजंस है, क्या कारण है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन is habitat loss and fragmentation, that is decline in the area of the habitat and decline in the quality of habitat. This is because of agricultural expansion, most important reason, urbanization, infrastructural projects like roads, railways, mining activities etc. समझो इसका मतलब क्या है। सपोज ये समझो आप इस तरीके से, ये एक एरिया मैंने लिया, फॉरेस्ट मैंने लिया, फॉरेस्ट लिया मैंने, या मैंने कोई वेटलैंड लिया। वेटलैंड आपको पता होगा क्या होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर क्या होता है, एक वेट एरिया होता है, मॉइस्चर कंटेंट देखने को मिला, वहाँ पर भी प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर भी एनिमल्स ग्रो करते हैं, वहाँ पर भी बर्ड्स होते हैं, किसमें, वेटलैंड्स में, ठीक है। और मैंने फॉरेस्ट लिया, ठीक है। अब इन फॉरेस्ट में रहता कौन है, इन फॉरेस्ट में जो होते हैं वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं यहाँ पर, सॉरी ये एनिमल्स जो होते हैं वो यहाँ पर इस रीजन में रहते हैं। वेटलैंड्स में क्या होता है, वेटलैंड्स में भी एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स होते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर इस एरिया में रहते हैं। अब देखो होता क्या है, जब भी क्या करते हैं हम हमें अगर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी पड़ती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करना है, या हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर को बढ़ाना है, ठीक है, एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, या कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ रोड्स को बनाना है, या रेलवे को बनाना है, ठीक है, या रेलवे ट्रैक को बनाना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉरेस्ट को कट कर सकते हैं, और फॉरेस्ट को कट करने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको प्लेन एरिया बना लेते हैं। जब प्लेन एरिया बना लेते हैं उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो फॉरेस्ट को कट किया जाता है, जब फॉरेस्ट कट हो जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ठहरो एक मिनट फिर से। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये फॉरेस्ट थे, ये वेटलैंड्स थे, और इन फॉरेस्ट को क्या किया गया है, इन फॉरेस्ट को कट किया जाता है, और यहाँ पर जो भी स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, या वेटलैंड्स में जो भी बर्ड्स होते हैं, इनको क्या किया जाता है, इस हैबिटेट को
ख़त्म किया जाता है, इन पॉपुलेशन जो होती है वो डिक्लाइन हो जाती है, पॉपुलेशन जो होती है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है या थ्रेटनेड स्पीशीज़ के कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके पीछे रीजंस क्या हैं? बहुत सारे रीजंस हैं। अर्बनाइजेशन की हम बात करेंगे, या रेलवे ट्रैक हमने बनाया, या रोड्स हमने बना लिया, या एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हमने किया, ये सभी रीजंस बोला जाता है किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। एक और पॉइंट यहाँ पर है, एज पर लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2016, देयर हैज़ बीन 30% डिक्लाइन इन वेटलैंड्स इन लास्ट 40 years. बाय 2020 अबाउट 50% ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। देखो क्या बोला गया, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट होता है जो कि क्या देता है, हमें पता चलता है कि किसका कितना डिक्लाइन होता है, किस स्पीश का कितना, किस एरिया का कितना। अब यहाँ पर लिविंग प्लेनेट इंडेक्स रिपोर्ट 2016 हमें ये बोल रहा है कि बोल रहा है अबाउट 30% किसका, 30% जो है डिक्लाइन होता हुआ है। किनका? वेटलैंड्स का 30% डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। कब? लास्ट 40 ईयर्स में 30% वेटलैंड्स का डिक्लाइन हुआ। इसकी वजह से जो हमने अर्बनाइजेशन किया है या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद 50% डिक्लाइन देखने को मिल रहा है जो भी हमारे पास ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम ये वाला पोर्शन। और 40% जो है ये आगे लिखा है, वहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट जो है, टेम्परेट ग्रासलैंड जो है, उनको क्लियर किया गया, उनको कट किया गया फॉर ह्यूमन यूज़ के लिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिल रहा है। ये किसका कहना है? ये लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2016 में बोला गया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया है। 45% टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैड बीन लॉस्ट टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। और इन सभी इन फॉरेस्ट्स को या इन ग्रासलैंड्स को किस लिए यूज़ किया गया है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया गया है। एक और रीज़न बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, वो होता है स्पीशीज़ ओवर एक्सप्लॉइटेशन विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हंटिंग और ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ फिशेस। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक पॉन्ड है, यहाँ पर फिश है, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वो फिशिंग करते हैं डेफिनेटली, तो उनका एक मेन जो होता है इकोनॉमी जो जनरेट होती है वो बिकॉज ऑफ फिशिंग की वजह से। अब फिशिंग का भी एक लिमिटेड होता है कि कितनी फिशिंग करनी पड़ती है दिन में या एक महीने में आप कितनी फिशिंग करोगे। लेकिन अगर उस फिशिंग को ज़्यादा किया जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ फिशिंग, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, क्योंकि जो भी हम फिश को कैप्चर करते हैं उसके साथ बाकी फिशेस जो है वो इसके ऊपर डिपेंड होती है। ये एक फूड चेन है, होता है ना, ये लिंक होता है एक दूसरे के साथ। तो दैट मीन जब हम बहुत सारी फिशेस को क्या करेंगे? और हार्वेस्ट करेंगे फिश का, तो उससे क्या हो जाएगा? बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो यहाँ तक ये था हार्वेस्टिंग, ये भी एक ओवर हार्वेस्टिंग, ये भी एक रीज़न बोला जाता है किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी लॉस के। दूसरा मैंने बोला यहाँ पर हंटिंग की बात की मैंने। सपोज आप इसकी डियर की बात करो, या अगर आप लायन की बात करोगे, या टाइगर की अगर हम बात करेंगे, अगर इनको हंट किया जाता है, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी में डिक्लाइन हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, लायन को क्यों क्या किया जाता है? हंटिंग की जाते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ हंटेड एनिमल्स आर, एलिफेंट्स को हंट किया जाता है, एलिफेंट्स को हंट किया जाता है उसके टस्क के लिए, जो उसका टस्क होता है उसके लिए क्या किया जाता है? उसको हंट किया जाता है। टाइगर की अगर बात करेंगे, टाइगर को हंट किया जाता है उसकी स्किन के लिए, क्योंकि एक इकोनॉमिक पर्पस के लिए इसको स्किन होता है, और इनके नेल्स के लिए उसको क्या किया जाता है? हंट किया जाता है। एक और एनिमल हमारे पास है, उसका नाम है वन हॉर्नड रिनो, ठीक है, रिनोसोरस जिनको बोलते हैं, वन हॉर्नड रिनो। इसको हंट किया जाता है किसके लिए? इसका हॉर्न जो होता है ये काफ़ी यूज़फुल होता है, और इस हंटिंग की वजह से क्या होता है? एनिमल जो होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, वो थ्रेटनड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है? बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है, उनका लॉस होने की वजह से।
IUCN ने एक रिपोर्ट दिया है। इसने बोला अबाउट 10 to 30% मैमल्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर थ्रेटन्ड बिकॉज ऑफ हंटिंग। IUCN ने एक रिपोर्ट बोला, उसने बोला कि 10 to 30% मैमल जो है पूरे वर्ल्ड में, उसको उनको क्या हो गया, हंटिंग की वजह से किस कैटेगरी में चले गए, वो थ्रेटन्ड कैटेगरी में चले चले गए वो। अब आगे मैं बताऊंगी थ्रेटन्ड कैटेगरी क्या होती है, क्योंकि हमें पढ़ना है कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होती है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड क्या होता है, थ्रेटन्ड क्या होता है, वल्नरेबल क्या होता है, ये सभी स्पीशीज के बारे में हमें पढ़ना है, कौन सा किस कैटेगरी में आता है। तो IUCN का कहना है कि 10 to 30% मैमल्स जो हैं पूरे वर्ल्ड में, वो किस कैटेगरी में है, वो थ्रेटन्ड कैटेगरी में। रीज़न क्या बोला जा गया है कि उसके लिए उसको बोला गया कि हंटिंग जो की है ह्यूमंस ने, उसकी वजह से ये थ्रेटन्ड कैटेगरी में चले गए हैं। बात समझ में आ रही है। मैमल्स ऐसे कैटेगरी होती है जो कि अपने जो है बच्चों को क्या करते हैं, मिल्क फीडिंग करते हैं, ठीक है, उनको दूध देते हैं, ठीक है, उनको मैमल्स का नाम हम देते हैं, ठीक। क्वेश्चन है यहाँ पर, एक बर्ड है जिसका नाम है डोडो बर्ड। ये सभी एग्जांपल्स हैं क्योंकि एग्जांपल्स पूछ सकते हैं। एक बर्ड है जिसका नाम है डोडो बर्ड, ये हो गया, इसका भी एक्सटिंक्ट हो गया बिकॉज ऑफ ओवर हंटिंग की वजह से, ज़्यादा हंट किया गया जिसकी वजह से ये स्पीशीज मौजूद नहीं है। अब कौन सी स्पीशीज, इसका नाम क्या है, डोडो बर्ड की बात करेंगे। एक और एग्जाम्पल जो है, ये मतलब रीज़न बोला जाता है किसका, बायोडाइवर्सिटी का लॉस का, उसका क्या रीज़न है, वो है एग्रीकल्चरल वेस्ट। जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं वहाँ निकलना, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर, हमारे पास क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फील्ड्स होते हैं, राइस होता है, वीट होता है, और यहाँ से जो भी वेस्ट निकलते हैं वो कहाँ चला जाता है, नेचुरल ड्रेन में चला जाता है। नेचुरल ड्रेन का मतलब फिर रिवर से मिल जाता है वो जो भी निकलता है एग्रीकल्चर से, ठीक है। फर्टिलाइज़र जो होते हैं, साल्ट जो होते हैं, वो किसके साथ मिक्स हो जाता है, वो रिवर वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। दूसरा रीज़न बोला जाता है इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स, जो भी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, वहाँ पर पानी यूज़ किया जाता है, फिर मशीन्स में या प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, या एसिड्स होते हैं, या केमिकल्स बना लेते हैं, फिर क्या होता है, उसको वॉश किया जाता है और फिर वो पानी जो होता है वो ड्रेन में चला जाता है और फिर मिल जाता है किसके साथ, किसी वाटर बॉडी के साथ, ठीक है। अर्बन एंड सब अर्बन रन ऑफ्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पर क्या होता है, हम भी क्या करते हैं, ड्रेन्स को कहाँ पर डाल देते हैं, रिवर्स के साथ मिला देते हैं, जिसकी वजह से जो रिवर्स में स्पीशीज़ होती है, फिश स्पीशीज़ जो होती है, वो क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। वो ये पानी जितना भी होता है, ये वेस्ट जितना भी होता है, ये किसके साथ मिल जाता है, जो नेचुरल वाटर ड्रेनेज होता है हमारे पास, उसके साथ मिल जाता है, और फिर क्या होता है, जो भी लाइफ होती है एक्वेटिक लाइफ, वो डिक्लाइन होती है, वो ख़त्म हो जाती है, वो डेथ हो जाती है उनकी। ये सब कुछ लिंक होता है एक दूसरे के साथ। आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट जो है वो हमें इसमें पढ़ना है, वो है अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। देखो क्या होता है, क्योंकि ये भी रीज़न बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। देखो होता क्या एक्चुअली, ये एक एरिया है, एरिया ए है, और ये दूसरा एरिया है एरिया बी। आराम से समझो इसको। एरिया ए में 1 2 मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा एरिया फर्स्ट, लिखूंगा मैं एरिया सेकंड लिखूंगा, लेकिन एरिया फर्स्ट में जो स्पीशीज है वो ए है, बी सी डी ई एफ, ठीक है। और इस एरिया में जो स्पीशीज है एरिया बी में, वो मैं लिखूंगा जी एच आई जे। ये मैंने स्पीशीज ली इन एरियाज में, ठीक है। ये कोई एरिया अलग है, ये अलग एरिया है, ठीक है, बहुत दूर है। अब क्या होता है, यहाँ से मैंने एक स्पीशीज को ले लिया और यहाँ पर आ गया सपोज इस एरिया में, इसका मतलब ए अब कहाँ पर है, ए अब इस रीजन में है, रीजन 2 में। एक्चुअली ए का नेटिव प्लेस क्या था, ए का नेटिव प्लेस फर्स्ट प्लेस था, मतलब ये वाला फर्स्ट एरिया था, लेकिन अब ये कहाँ चला गया, प्लेस सेकंड पे ये चला गया। इसको बोला जाता है कहीं और से स्पीशीज आ गया और नॉन नेटिव होता है उस जगह का जहाँ पर ये रहता है, उसको बोलते हैं हम इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। ये होता है नॉन
नॉन नेटिव टू ए रीजन। ये कहाँ का नेटिव था, ये इस रीजन फर्स्ट का नेटिव था, यहाँ पर रहने वाला था, लेकिन अब ये कहाँ पर देखने को मिल रहा है, रीजन सेकंड में। तो इस स्पीशीज को नाम देते हैं हम इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया इस एरिया में, इस एरिया 2 में, अब देखो क्या हो जाएगा। ये इन्वेसिव एलियन स्पीशीज क्या करता है, ये फास्ट ग्रोथ दिखाता है, फास्ट ग्रो करता है। जब ये फास्ट ग्रो करता है, इसकी ग्रोथ इतनी फास्ट होती है, तो हर जगह पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्पीशीज ए स्पीशीज ए स्पीशीज ए। इसकी ग्रोथ इतनी होती है कि ये पूरा एरिया को कवर कर लेता है। लेकिन जो वहाँ के अपने स्पीशीज थे GHIJ, इनको क्या देखने को मिल रहा है, अब थ्रेट देखने को मिल रहा है। जब ये थ्रेट इनको देखने को मिल रहा है, वो स्पीशीज क्या हो जाती है, वो स्पीशीज का डिक्लाइन होता है, जो इस एरिया की अपनी स्पीशीज होती है। जो उसकी वजह से क्या होता है, इस एलियन स्पीशीज से अब बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिल रहा है। वो स्पीशीज जो होती है वो एक्सटिंक्ट, वो स्पीशीज जो होता है उनका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से, इस इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की वजह से। इसको हम नाम देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। ये भी एक मेजर रीजन बोला जाता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। एक एग्जांपल हम ले लेंगे, जो एक इसका नाम क्या, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ ये क्या करता है, ये वाटर को क्या करता है, रिवर्स को ब्लॉक करता है। जो भी ओशन, जो भी सी होता है या पॉन्ड होता है, उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। जब उनको ब्लॉक करता है, जो भी वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, जो वहाँ की जो स्पीशीज होती है, अब उनको क्या लगता है, जो एक्वेटिक स्पीशीज होती है, उनको वो थ्रेट हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से, इस वाटर हाइसिंथ की वजह से। और क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक वाटर बॉडी, एक पॉन्ड है, यहाँ पर किसकी ग्रोथ होती है, वाटर हाइसिंथ। जब वाटर हाइसिंथ की ग्रोथ हो जाती है, ये ब्लॉक करता है किसको, इस वाटर बॉडी को ब्लॉक करता है। जब यहाँ पर जो बाकी जो स्पीशीज होती है ABCD एक्वेटिक स्पीशीज, ABCDEF, ये सभी किस, इस वाटर बॉडी में रहते हैं। लेकिन इस वाटर हाइसिंथ ने क्या किया, इसने पूरा वाटर बॉडी को ब्लॉक किया। लेकिन अब ये स्पीशीज क्या हो जाएंगी, इनका डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, ये इनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। ये इसको बोला जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या था। कीवर्ड्स क्या है यहाँ पर, मैं 1 मिनट में 30 सेकंड्स में रिवाइज करूँगा कि मतलब इंपॉर्टेंट जो हैं इसमें बायोडाइवर्सिटी लॉस में, वो कौन कौन सा पॉइंट है। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हम क्या करते हैं, हैबिटेट लॉस, नंबर फर्स्ट। उसके बाद मैंने बोला था फ्रेगमेंटेशन की वजह से, फ्रेगमेंटेशन। फिर मैंने बोला आपको अर्बनाइजेशन भी मैंने बोला। उसके बाद मैंने बोला रेलवे की मैंने बात की। उसके बाद मैंने एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की मैंने बात की यहाँ पर। और मैंने बोला आपको हाँ, ट्रांसपोर्टेशन की बात की, मतलब क्या बोलते हैं, रोड्स की मैंने बात की यहाँ पर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात की। मैंने इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ की मैंने यहाँ पर बात की। मैंने वाटर पोल्यूशन की बात की यहाँ पर। मैंने एग्रीकल्चरल वेस्ट्स की बात की यहाँ पर, इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स। ये सभी रीजंस क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए। क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप इन रीजंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो और अपना क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है दैट इज कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है, देखो यहाँ पर ये एक इकोसिस्टम मैंने लिया और इस इकोसिस्टम में बहुत सारे A हैं, B है, C है, D है, E है, F है। तो अब यहाँ पर जब मैं देखता हूँ, मैं C भी देख रहा हूँ बहुत सारे हैं, A भी बहुत सारे हैं, F भी बहुत सारे हैं, ठीक है, और D जो है कम है लेकिन बहुत कम है एज कम्पेयर टू बाकी स्पीशीज। अब देखो क्या होता है, एक ऐसा स्पीशीज इसमें से जिसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है उस एरिया में। एक ऐसा स्पीशीज जिसका इन्फ्लुएंस एक इकोसिस्टम में काफ़ी ज़्यादा होता है उसके नंबर के हिसाब से। अगर उसका नंबर देखने को मिलेगा, सपोज मैंने यहाँ पर स्पीशीज डी लिखा, स्पीशीज डी का नंबर सपोज 5 है, लेकिन बाकी स्पीशीज का नंबर जो है 10, 20, 30, 40। लेकिन जो ये स्पीशीज सी जो है जिसका इन्फ्लुएंस, जिसका नंबर कम है लेकिन इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उन स्पीशीज़ को हम नाम देते हैं कीस्टोन स्पीशीज़। ध्यान से समझो फिर से कीस्टोन स्पीशीज़ क्या होते हैं। एक एग्जांपल समझो, अब टाइगर है। टाइगर जो है ये फॉरेस्ट्स में क्या होता है, एक कीस्टोन स्पीशीज़ है। अब ये फॉरेस्ट क्या करता है, सॉरी ये टाइगर क्या करता है, देखो आराम से समझो। ये एक स्पीशीज़ है, ये फॉरेस्ट्स में टाइगर है, ये टाइगर है।
ये टाइगर को मैं कंसिडर करता हूँ ये एक कीस्टोन स्पीशीज। एग्जाम्पल में पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है एक एग्जाम्पल कि टाइगर क्या है, क्या ये कीस्टोन स्पीशीज है या नहीं है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीस्टोन स्पीशीज। इसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है। अब ये एक कीस्टोन स्पीशीज है। अब ये टाइगर क्या करता है, ये किसको खाता है। सपोज इस एरिया में ग्रास है, ठीक है, इस एरिया में ग्रास है और इसमें यहाँ पर कौन रहते हैं, बाकी एनिमल्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल टाइगर किसके ऊपर फीड करता है, हर्बीवोर्स के ऊपर, मतलब उन एनिमल्स को खा लेता है जो किसको खा लेते हैं, प्लांट्स और किनको, प्लांट्स और ग्रास पे डिपेंड होता है, उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। हर्बीवोर्स ऐसी स्पीशीज होती है जो किनको खा लेता है, जो ग्रास, जो वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड है। तो टाइगर इसको, इस हर्बीवोर को खाता है। जब इस हर्बीवोर के ऊपर, जब इस हर्बीवोर को कैप्चर करता है, खा लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ग्रास जो होता है ये ग्रो होना शुरू हो जाता है। अगर टाइगर नहीं होता, समझो आराम से, अगर टाइगर नहीं होता तो ये हर्बीवोर्स क्या होते हैं, इनका नंबर बढ़ जाता। हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ जाता तो यहाँ पर जो ये पूरा ग्रासलैंड जो है ये खत्म हो जाता है, क्योंकि ये पूरा इस ग्रासलैंड को खा लेते, इसको खाली कर देते। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता। मतलब वेजिटेशन होती है यहाँ पर कम, लेकिन वो बहुत कम वेजिटेशन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब इस टाइगर की वजह से इसने पूरा इन्फ्लुएंस रखा है, इस हर्बीवोर्स को ये कंट्रोल करने लगा। इन हर्बीवोर्स के कंट्रोल की वजह से यहाँ पर जो ग्रासेस हैं ये हमें देखने को मिल रहा है। इसको बोला जाता है कीस्टोन स्पीशीज। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, टॉप प्रेडिटर्स लाइक टाइगर एंड वोल्व्स फीड अपॉन हर्बीवोर्स, ये किनको खाते हैं, हर्बीवोर्स को, एंड कीप ए चेक ऑन ग्रेजिंग ऑफ ग्रास बाय देम, और ये किन के ऊपर नज़र रखता है टाइगर, ये हर्बीवोर्स के ऊपर नज़र रखता है। और उसके हिसाब से ही फिर हर्बीवोर्स क्या करते हैं ग्रेजिंग करते हैं, किसकी, ग्रासेस की। अगर ये टाइगर का अगर टाइगर नहीं होता तो हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ जाता, ये पूरा ग्रासलैंड जो है पूरा खत्म हो जाता। आपने एक एग्जांपल, एक आपने ये नाम सुना होगा, सवाना ग्रासलैंड, सुना होगा ना नाम, सवाना ग्रासलैंड। ये कहाँ पर है, ये अफ्रीका में। देखो इन सवाना ग्रासलैंड्स को सवाना ग्रासलैंड्स क्यों बोलते हैं, ध्यान से समझो। सपोज ये अफ्रीका का रीजन है और यहाँ का कीस्टोन स्पीशीज जो है वो एलिफेंट है, कीस्टोन स्पीशीज एलिफेंट है। अब ये एलिफेंट क्या करता है, ये इस ग्रास को खा लेता है। किस ग्रास को खा लेता है, इस मतलब इसको खा लेता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर समझो, मैंने लिखा है इसमें, एन एलिफेंट, सॉरी, इन अफ्रीकन सवाना एलिफेंट्स आर द कीस्टोन स्पीशीज। सबसे पहली बात, ईट श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज लाइक अकाशिया एंड कीप एंड देयरफॉर कीप सवाना एज ग्रासलैंड्स एंड डू नॉट अलाउ इट टू डेवलप इनटू द फुल ग्रोन फॉरेस्ट। मतलब इसका ये है, जो यहाँ के प्लांट्स होते हैं, यहाँ के ट्रीज जो होते हैं, यहाँ के जो ग्रासेस होते हैं, ये एलिफेंट क्या करता है, ये इन ग्रासेस को खा लेता है, ठीक है। जब इन ग्रासेस को खा लेता है, जो ही ये ग्रास सपोज थोड़ा सा ग्रो होते तो एलिफेंट आता है, इस ग्रास को कुछ सेंटीमीटर तक खा लेता है, फिर से ग्रो होता है, फिर से खा लेता है। तो दैट मीन्स ये क्या रहता है, ये ग्रास ही रहता है, ये इस ग्रास को ग्रो होने नहीं देता है, क्योंकि एलिफेंट क्या करता है, इस ग्रास को खाता है। तो ये इस ग्रास को कन्वर्ट नहीं होने देता है लार्ज ट्रीज में, ये इसको कन्वर्ट नहीं होने देता है फॉरेस्ट्स में। तो ये इस ग्रास लैंड को क्या रखता है, ग्रास लैंड ही बन रखता है। अगर एलिफेंट नहीं होता तो क्या होता, तो ये एलिफेंट क्या करता है, ये ग्रास जो होते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होते, ये स्मॉल प्लांट जो होते हैं ये ग्रो होते, ये स्मॉल ट्रीज जो होते हैं ग्रो होते, और ये पूरा रीजन ही क्या बनता, सवाना, ये पूरा फॉरेस्ट ही बन जाता। लेकिन एलिफेंट एक कीस्टोन स्पीशीज है जो इसको एक पूरा चेक रखता है, पूरा कंट्रोल रखता है। आई होप यहां तक आपको ये बात भी समझ आई होगी। तो ये क्या करता है, ये पूरे एरिया को चेक करता है, चेक रखता है। नेक्स्ट जो है दैट इज इंडिकेटर स्पीशीज। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ रहे होंगे कि कीस्टोन स्पीशीज किसको बोलते हैं हम, एंडेमिक, ये सॉरी, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज क्या होता है। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज इंडिकेटर स्पीशीज। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो इसको, सबसे पहले लाइक करते जाओ। ठीक है, चलो। Indicator species, these are quite sensitive to the environmental changes in ecosystem and therefore are almost immediately affected by any change to the ecosystems. Hence these serve as easy early warning system of the problems which are existing in ecosystem, which may eventually affect other species as well, like biological smoke alarms.
देखो यहाँ पर क्या होता है। इंडिकेटर स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती है एक रीजन में, एक एरिया में, एक इकोसिस्टम में, जब कोई भी क्लाइमेट चेंज होता है, सॉरी जब भी क्लाइमेट चेंज हो जाता है, उस क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, इनको इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, तो अर्ली वार्निंग का काम करते हैं ये। दैट मीन्स ये क्या होता है, जब भी थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट क्या होता है, ये उस क्लाइमेट चेंज की वजह से इस पे इफेक्ट पड़ता है, इस स्पीशीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और ये अपना बिहेवियर क्या करता है, चेंज देखने को मिल रहा है। तो हमें पता चल रहा है ये एक क्या काम करते हैं, ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करते हैं। ये स्पीशीज जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो ये एज ए अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करते हैं। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल, जैसे इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल स्मोक अलार्म्स। ठीक है, ये सभी जो है एक एग्जांपल है। जैसे कोरल्स की बात करेंगे, CORALS, कोरल्स, ये कहाँ पर रहता है, ये वाटर बॉडीज के साथ रहता है, कोस्ट के आसपास ही रहता है। ठीक है, तो ये कोरल्स क्या, कोरल्स अलग हमारे पास टॉपिक पढ़ना है, कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ना है। ये कोरल जब भी क्लाइमेट चेंज होता है, मतलब जब भी सी का या ओशन का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ जाए, ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो यहाँ पर इनका जो है ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक इंडिकेशन का काम कर, इसके साथ जो बाकी स्पीशीज भी होते हैं लिंक होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फिशेस आते हैं, फिश अट्रैक्ट होती है इसकी तरफ, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो इस कोरल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये कलरफुल होते हैं। ये कोरल पॉलिप्स होते हैं, इनकी में शेल्स होती हैं, ये कलरफुल शेल्स होती है, जिसकी वजह से बाकी स्पीशीज जो होते हैं यहाँ पर जो है सर्वाइव करते हैं, और कोरल्स उनको, कोरल रीफ जो होता है वो क्या करता है, उसको स्पेस भी देता है। ठीक है, रीफ्स के अंदर वो रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, कोई भी क्लाइमेट चेंज होता है, तो ये पहले ही वार्निंग दिखाते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, कोरल्स क्या काम करते हैं, एज एन इंडिकेटर स्पीशीज। क्वेश्चन आएगा कि इंडिकेटर स्पीशीज कौन सी है, आपको बोलना है कोरल्स एक्ट्स एज एन इंडिकेटर स्पीशीज। और कोरल जब भी ओशन एसिडिफिकेशन होता है, ये भी हमें टॉपिक पढ़ना है, एसिडिफिकेशन क्या है। जब भी ओशन का एसिडिफिकेशन होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी कोरल्स में क्या देखने को मिल रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, कोरल्स की डेथ देखने को मिल रही है, तो उसको बोला जाता है, हम ये एक्ट कर रहा है एज एन इंडिकेटर स्पीशीज। या ओशंस में अगर पोल्यूशन होता है, वेस्ट हम ड्रा करते हैं यहाँ पर, या बहुत सारी चीज़ें क्या बोलते हैं, बहुत सारे वेस्ट हम यहाँ पर डालते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं, पॉलीथीन्स डाल देते हैं, या इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये कोरल्स क्या करते हैं, इनके डेथ होनी शुरू हो जाती है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। इनको हम इंडिकेटर स्पीशीज़ का नाम बोलते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पर है जैसे एक और एग्जांपल है लाइकेंस की, मैंने बात की, सेंस्ड टू एयर पोल्यूशन एंड एसिड रेन। जब एसिड रेन पड़ता है, जो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, जब कहाँ पर चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, फिर जब बारिश होती है, रेन, वो इसके साथ मिक्स हो जाता है, ये फिर क्या प्रिसिपिटेट होता है इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। और ये एसिड रेन जो होता है या एयर पोल्यूशन जो होता है, ये काफ़ी ज़्यादा, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइकेंस जो होती है ये सेंसिटिव होते हैं। ये पहली इंडिकेशन, ये एक्ट कर रहे हैं एज एन इंडिकेटर स्पीशीज। एग्जैक्टली वैसे ही फ्रॉग्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, सेंसिटिव टू सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन एसिड रेन बाय रिड्यूसिंग इन रिप्रोडक्टिव रेट्स एंड डिफॉर्मिटीज इन बॉडी स्ट्रक्चर। जब भी एयर पोल्यूशन होता है या एसिड रेन्स होते हैं, तो फ्रॉग्स क्या करना शुरू करते हैं, वो इनका जो रिप्रोडक्टिव रेट होता है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो दैट मीन्स ये भी एक्ट करे एज एन इंडिकेटर स्पीशीज। या इनके बॉडी स्पीशीज में क्या, बॉडी स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिला, डिफॉर्मिटीज देखने को मिल रहा है। और जब भी ऐसी सिचुएशंस देखने को मिल रही है, उन स्पीशीज को हम इंडिकेटर स्पीशीज का नाम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज एंडेमिक स्पीशीज। ध्यान से समझो, एंडेमिक स्पीशीज ये क्या होते हैं, ये होते हैं एक ऐसी स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिल रहा है एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। सपोज एक देखो क्या होता है, ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पर कोई स्पीशीज ए है, स्पीशीज बी है या स्पीशीज सी है। अब क्या होता है, यहाँ पर दूसरा एरिया है, एरिया यहाँ पर सपोज ये एरिया 1 था, यहाँ पर ये स्पीशीज है, और ये एरिया 2 है, यहाँ पर बहुत बाकी स्पीशीज है। अब ये एरिया जो है,
एरिया फर्स्ट में जो स्पीशीज ए है ये सिर्फ इसी एरिया में पाए जाते हैं और कहीं पर भी नहीं, ये एरिया टू में देखने को नहीं मिल रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पर जोग्राफिकल बैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक माउंटेन है जिसकी वजह से ये यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। एक ओशन है, ये ओशन के इस साइड से है, लेफ्ट साइड में देखने को मिल रहा है, राइट साइड में नहीं आ पा रहा है या देखने को मिल रहा है। तो उस स्पीशीज को हम नाम देते हैं एंडेमिक स्पीशीज, मतलब एक ऐसा स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, ना कि हर एक जगह पर, एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, ना कि हर जगह पर ये देखने को मिलेगा। उस स्पीशीज को हम नाम देते हैं एंडेमिक स्पीशीज। रीजंस क्या है एंडेमिक स्पीशीज का? कि माउंटेन बैरियर्स होते हैं, जनरली रीजन बोला जाता है जोग्राफिकल बैरियर्स, फिर माउंटेन्स भी इसमें आते हैं और उसमें ओशंस भी आते हैं और बड़े बड़े रिवर्स भी आते हैं, जिसकी वजह से वो स्पीशीज उसी एरिया का स्पीशीज बनता है, एक पर्टिकुलर रीजन में ही रह पाता है। एक एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा भी है, एक एग्जांपल है रेड सॉन्डर्स, एक एनिमल है। ये कहाँ पर है? ये देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये इस तरीके से घाट्स है, एक है ईस्टर्न घाट और एक है वेस्टर्न घाट साउथ इंडिया में, ठीक है। तो ठीक है, तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। अब ये रेड सॉन्डर जो है ये सिर्फ हमें ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिल रहा है, ईस्टर्न घाट्स ऑफ आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में हमें ये स्पीशीज देखने को मिल रहा है कॉल्ड रेड सॉन्डर्स, ना कि वेस्टर्न घाट्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बैरियर यहाँ पर है जिसकी वजह से ये वेस्टर्न घाट्स की साइड में नहीं आ पा रहे हैं। तो इन स्पीशीज को बोला जाता है एंडेमिक स्पीशीज। शॉर्ट में कीवर्ड इसका ये क्या है? ये एक सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिल रहा है, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में देखने को मिल रहा है। इनको हम एंडेमिक स्पीशीज का नाम देते हैं। आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी। एक और एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला अभी ये ईस्टर्न घाट्स है, ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स का एंडेमिक स्पीशीज कौन था? रेड सॉन्डर्स था, जो कि सिर्फ कहाँ पर देखने को मिल रहा है? सिर्फ ईस्टर्न घाट्स में भी। लेकिन वेस्टर्न घाट्स में जो स्पीशीज है वो और कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है, किसी और रीजन में देखने को नहीं मिल रहा है। लाइन टेल्ड मकाऊ वेस्टर्न घाट्स में है, नीलगिरी थार वेस्टर्न घाट्स में, नीलगिरी लंगूर वेस्टर्न घाट्स में। ये एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। जब आप देखोगे एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, मतलब आपको समझ जाना चाहिए ये सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में ही देखने को मिल रहा है, ना कि किसी और जगह पे। आई होप यहां तक आपको ये बात समझ आई होगी। दूसरा है एक और कॉन्सेप्ट है, इसको हम फाउंडेशन स्पीशीज का नाम देते हैं। फाउंडेशन, बेस, जनरली आप कॉन्सेप्ट में दिमाग में लाओ, बेस का काम करते हैं। फाउंडेशन स्पीशीज, दीज आर द स्पीशीज विच प्ले ए मेजर रोल इन क्रिएटिंग ए हैबिटेट। हैबिटेट को क्रिएट करने, हैबिटेट बनाने के लिए जो होता है, एक रोल प्ले करता है, एक ऐसा स्पीशीज जो हैबिटेट बनने में रोल करता है, प्ले हैबिटेट क्रिएट करने में रोल प्ले करता है, उसको बोलते हैं हम फाउंडेशन स्पीशीज। जैसे आप देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये एक ओशन है, ध्यान से देखो, यहाँ सी है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कोरल्स जो होते हैं, कोरल रीफ्स ग्रो करते हैं, इस तरीके से कोरल्स ग्रो करते हैं। ये वाटर बॉडी है, या इस साइड में दिखाता हूँ, इस कोस्ट पे यहाँ पर कोरल्स क्या करते हैं, ये कोरल है, कोरल रीफ है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स है यहाँ पर, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये कोरल्स ग्रो करते हैं। अब ये कोरल्स क्या होते हैं? इसमें कोरल पॉलिप होता है, एक एनिमल होता है, ठीक है। ये एक एनिमल होता है, कहाँ पर? ये कोरल पॉलिप होता है, किस? इन कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स के अंदर। अब ये शेल्स यहाँ पर, शेल के ऊपर शेल होते हैं, शेल के ऊपर शेल होते हैं, और ये ग्रो करती जा रही है, और ये लिविंग होते हैं इसके अंदर, ये पॉलिप्स, और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। जब ये अट्रैक्टिव देखने को, क्योंकि ये लाइव होते हैं, ये अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, बाकी जो भी स्पीशीज होती है किसके अंदर? ओशंस के अंदर, इस आइलैंड में या इस वाटर बॉडी में बाकी स्पीशीज फिशेस वो अट्रैक्ट हो रही है। किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है? ये अट्रैक्ट हो रही है इस ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कलरफुल चीजें हैं, ये अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं इसके साइड में। बर्ड्स होते हैं वो भी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लार्ज फिश होते हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं इस कोरल रीफ के साइड में। तो दैट मीन्स अब ये इसी के आसपास जो है रहना शुरू करते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो है किसने हैबिटेट का रोल किया, फाउंडेशन किसने डाली है यहाँ पर? अब ये रीजन क्या बना? एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो गई यहाँ पर। यहाँ पर हमें फिश भी देखने को मिल रहा है, कोरल रीफ्स भी देखने को मिल रहा है, बर्ड्स भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, कोरल पॉलिप्स भी और प्लांट्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जूजेंथलीन एक ये है एनिमल है, ठीक है।
यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, ये कोरल स्पीशीज जो है, ये कोरल्स क्या करते हैं, ये एक्ट कर रहे हैं एज ए फाउंडेशन स्पीशीज, क्योंकि इसकी वजह से ये बाकी स्पीशीज जो है यहाँ पर अपना हैबिटेट क्रिएट करने लगे। किसकी मदद से? किसकी? कोरल रीफ की वजह से। एक एग्जांपल है, उस स्पीशीज को हम नाम देते हैं फाउंडेशन स्पीशीज। यही लिखा मैंने, दीज आर द स्पीशीज विच प्ले ए मेजर रोल इन क्रिएटिंग ए हैबिटेट। कोरल्स आर फाउंडेशन स्पीशीज अक्रॉस मेनी आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, as the coral reef structures provide a habitat for a range of organisms like planktons, fishes, crustaceans, mollusks, marine reptiles। जो भी वहाँ पर फिर उस ओशन में होते हैं, उस वाटर बॉडी में होते हैं, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? कोरल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और फिर वहाँ पर अपना जो है स्टे करते हैं उस जगह पर, कोरल्स के आसपास। तो कोरल्स ने इनका एक फाउंडेशन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको ये पूरा समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल नहीं परसों हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन कैसे करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे करते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में, ये हम जानेंगे, और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में भी जानेंगे। इसको हम फिनिश करेंगे जल्दी। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, और कमेंट्स में मेंशन करो आपको ये सेशन कैसा लगा। जो ही ये कंप्लीट हो जाएगा, ये जल्दी मैं कोशिश करूँगी इसको कंप्लीट करने की, उसके बाद में एक बड़ा सा सेशन लेकर आऊँगा एमसीक्यूज़ का, आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। हम फिर मूव करेंगे ज्योग्राफी या हिस्ट्री में। यहाँ से इकोनॉमी चल रही है, इकोनॉमी को कम टाइम लगा, बहुत कम टाइम लगा इकोनॉमी में। अब उसमें माइक्रो टॉपिक्स, सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, उसको ब्रॉड नहीं पढ़ना है, उसको सिलेक्टिव टॉपिक्स चुन चुन कर पढ़ना है। जो भी है इकोनॉमिक्स में वो टॉपिक्स ब्रॉड नहीं है, अब माइक्रो वाले टॉपिक जो है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।